हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में जो जॉब नोटिफिकेशन निकला था, ड्राइवर, मैकेनिक्स, धोबी, नाई और बहुत सारे पोस्टों पे निकला था, तो उस पर जो पेपर एनालिसिस करवा रहे हैं। तो 4 जुलाई 2023 को जो शिफ्ट वन में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और आपको बता दें, 1 जुलाई 3 जुलाई को जो भी पेपर हुआ था, तो उसी के मुताबिक जो हिस्ट्री का क्वेश्चन हो या पॉलिटी का क्वेश्चन हो या करंट अफेयर हो, मतलब क्वेश्चन जो है इसी तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। रीजनिंग का बात कीजिए, रीजनिंग में भी वही टॉपिक आ रहा है, मैथमेटिक्स में भी वही आ रहा है। और जनरल हिंदी, देखिए जनरल हिंदी में आपको पता था ना, एकदम ईजी क्वेश्चन आते हैं। जो पढ़ाए थे वो प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और आपको बता दें, देखिए मध्यकालीन भारत के इतिहास से सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में ज़्यादा क्वेश्चन पूछाते हैं। तो प्ले लिस्ट बना हुआ है मध्यकालीन भारत का, वहाँ से जाकर आप लोग जो जितना भी मेन पॉइंट उसमें बताया गया है, वहाँ से जाके आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन आपको मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो क्या करना है, स्टडी विथ क्रेजी गुरु चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जितना भी जानकारी होगा सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के रिगार्डिंग, यहाँ पे आपको मतलब टाइम टू टाइम अपडेट मतलब किया जाएगा। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन सही से पढ़िएगा। क्वेश्चन था, बहुत सारे स्टूडेंट तो कंफ्यूज हो जाते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष पूछी है, प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष पूछी है, तो कौन थी? सरोजिनी नायडू है। यदि क्वेश्चन पूछ दे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो प्रथम महिला अध्यक्ष आपका एनी बेसेंट है, जो 1917 ईस्वी में मतलब अध्यक्षता करती है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्षता करती है 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट करती है। और सरोजिनी नायडू जो है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है, जो 1925 ईस्वी में क्या करती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करती है। तो पहली महिला थी आपका एनी बेसेंट, सेकेंड महिला आपको सरोजिनी नायडू, और थर्ड महिला जो है मतलब 1933 ईस्वी में। कब? 1933 ईस्वी में जो मतलब सेन नाम है, सेन जी जो थे, वो मतलब क्या करती है, नंदिनी सेन गुप्ता जो नाम थे, वो मतलब कांग्रेस की जो अध्यक्षता करती है। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन भी आई था। तो देख लेते हैं क्या है। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। यहाँ है ना, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। वह 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन में, कहाँ पे? कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, सरोजिनी नायडू जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कौन सा अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। तो किस में की थी? कानपुर अधिवेशन में की थी, याद रखिएगा। उन्हें कविता लेखन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी, मतलब भारत के बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए, थोड़ा सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बता देते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है 72 मतलब 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर कब हुआ था, देख लीजिएगा, मतलब नोट कर लीजिए। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। ये याद रखिएगा। उस समय जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन थे। तो ये भी याद रखिएगा, नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके संस्थापक महासचिव, जिन्हें जनरल सेक्रेटरी इंग्लिश में बोलते हैं, ए ह्यूम थे, जिन्होंने कलकत्ता के WC बनर्जी को अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया था। तो देखिए, संस्थापक कौन थे? ए ह्यूम। वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। स्थापना कब हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। और इसका जो प्रथम जो अधिवेशन किया गया था, उसका अध्यक्षता जो कलकत्ता में किए थे WC बनर्जी के द्वारा अध्यक्षता किया गया था, ये याद रखिएगा। और संस्थापक ए ह्यूम थे। तो कन्फ्यूज आपको नहीं होना है, जितना बताए हैं क्वेश्चन भी आई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज कब की थी। तो देखिए, लुई पास्चर ने रेबीज के जो टीके की खोज की थी 1850 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1850 ईस्वी में। कहाँ के रहने वाले थे? तो देखिए, कहाँ के रहने वाले थे लुई पास्चर? तो आपको पता रहना चाहिए, फ्रांसीसी रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे। तो देखिए, फ्रांसीसी माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर लुई पास्चर ने 1850 ईस्वी में जानवरों से इंसानों में फैलने वाले वायरस जनित बीमारियों के लिए दुनिया का पहला टीका, जिसे रेबीज टीका बोला गया है, वो विकसित किया है। जैसे मनुष्य को यदि कुत्ता काट लेता है तो रेबीज नामक बीमारी हो जाती है, तो उससे बचने के लिए रेबीज टीका का जो सुई है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस भारतीय अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री ने जुलाई 2021 में अंतरिक्ष की यात्रा की थी? तो किसने की थी, याद रखिएगा, श्रीषा बांदला ने किया था। किसने? श्रीषा बांदला ने किया था। तो ये नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो एक बार देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। देखिए, श्रीषा बांदला एक भारतीय अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री है जिन्होंने जुलाई 2021 में अंतरिक्ष की यात्रा की थी, ये भी याद रखना है। उसके बाद देखिए, श्रीषा बांदला अंतरिक्ष में जाने वाली तीसरी भारतीय अमेरिकी महिला है। तो पहला कौन थे? पहला सुनीता विलियम्स है, ये भी याद रखिएगा। दूसरा कौन है? कल्पना चावला है। तो आपको पता रहना चाहिए कल्पना चावला का जो अंतरिक्ष दुर्घटना मृत्यु हो गया था, वो आपको कमेंट में लिखिए मृत्यु कब हुआ था, मतलब कौन सा ईस्वी में हुआ था, आप कमेंट में लिखिएगा। नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखिए, तो पहला अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो पहला थे आपका सुनीता विलियम्स, दूसरा कल्पना चावला, और उसके बाद जो तीसरा जो भारतीय अमेरिकी महिला बनी है श्रीषा बांदला बनी है, जो भारतीय अमेरिकी महिला बनी है जो कि जुलाई 2021 में अंतरिक्ष की यात्रा की है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, पूर्वी चालुक्य वंश की स्थापना जो है विष्णुवर्धन ने की थी। आपको पता रहना चाहिए विष्णुवर्धन जो थे अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए वेंगी था, वेंगी को केंद्र बनाकर एक चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसे आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते होंगे। वेंगी का चालुक्य वंश या पूर्वी चालुक्य के नाम से जाना जाता है, पूर्वी चालुक्य वंश के नाम से या वेंगी चालुक्य वंश के नाम से जाना जाता है। जो किसने स्थापना किया था? तो विष्णुवर्धन ने स्थापना किया था। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन भी आई था। और नेक्स्ट शिफ्ट में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, आपको बताया था ना मध्यकालीन भारत का जो मतलब प्ले लिस्ट बना हुआ है हिस्ट्री का स्टडी विथ क्रेजी गुरु चैनल पे, तो वहाँ से आप लोग एक बार जाकर वीडियो को देख लीजिए। जो आगे का शिफ्ट में जो क्वेश्चन आएंगे ना, मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन भर भर के पूछे जा रहे हैं, पूछे जाएंगे और पूछे जाते रहेंगे, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन था, खिर्ज खां का शासन कब से कब तक चला था? तो देखिए, दिल्ली सल्तनत में पांच वंश ने मतलब क्या किया था, जो शासन किया था। पहला था दास वंश या गुलाम वंश या मामलुक वंश। उसके बाद आपका खिलजी वंश आया था। कौन आया था? खिलजी वंश आया था। खिलजी के बाद आपका तुगलक वंश आया था। कौन आया था? तुगलक वंश आया था। और तुगलक वंश के बाद आपका जो सैयद वंश आया था, सैयद वंश आया था, याद रखिएगा। और सैयद वंश का जो संस्थापक था आपका खिर्ज खां था। कौन था? खिर्ज खां था। क्योंकि देखिए 1398 ईस्वी में दिल्ली में तैमूर लंका आक्रमण हो जाता है और पूरी तरह जो शासन व्यवस्था उसको मतलब छीन कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि मतलब जो खिलजी वंश का जो शासक होता है वो किसी तरह 1412-13 ईस्वी तक शासन करता है। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद जो सैयद वंश का जो खिर्ज खां था, जो कि उसका मतलब उसका देख रेख करता था, किसकी अनुपस्थिति में? तैमूर लंग की अनुपस्थिति में। तो खिर्ज खां जो है सैयद वंश की स्थापना कर देता है, जो कि दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश होता है, दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश होता है। तो ये भी याद रखिएगा। तो 1414 ईस्वी में वो शासक बनता है और 1421 ईस्वी तक खिर्ज खां जो है शासन करता है। और सैयद वंश का जो शासनकाल होता है 1414 से 1451 होता है। लेकिन 1451 में क्या होता है? बहलोल लोदी जो है लोदी वंश की स्थापना कर देता है। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन जो है आपका लोदी वंश से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देख लीजिए क्या है। तुगलक वंश की समाप्ति के बाद दिल्ली सल्तनत की बागडोर जो है खिर्ज खां के हाथों में आ गई। खिर्ज खां जो कि सैयद वंश की स्थापना कर देता है, 1414 से 1421 ईस्वी तक शासन करता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, खिर्ज खां सैयद वंश का संस्थापक था। वह स्वयं को इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद पैगंबर साहब का वंशज मानता था। देखिए, आपको पता रहना चाहिए, आप सोचिए सर ऐसा क्यों मानता था? देखिए, ऐसा इसलिए मानता था क्योंकि ऐसे क्या था कि उस समय जो मतलब जो अमीर जो मतलब सरदार था, अमीर सरदार जो था, उसकी मतलब उसकी नज़रों में अपने आप को ऊंचा मानने के लिए, उसकी नज़रों में अपने आप को ऊंचा मानने के लिए और शासन व्यवस्था को सही से चलाए, जो अमीर थे, व्यापारी थे या जो सेनापति थे, उनकी बातों को सही से माने। तो इसीलिए जो मतलब दिल्ली सल्तनत के जितना भी शासक था अपने आप को मतलब मोहम्मद पैगंबर का जो वंशज है वो भी मानता था। तो मोहम्मद पैगंबर जो साहब का वंशज कौन मानता था? खिर्ज खां मानता था। तो ऐसा याद रखिएगा, क्वेश्चन आगे शिफ्ट में भी पूछ सकता है। ठीक है। उसके बाद आपको बता दें,
सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया वंश था। देखिए सब था सुन्नी वंश, लेकिन जो दिल्ली सल्तनत में चारों वंश था वो तो देखिए चारों वंश में तीन वंश तो जो था आपका, जैसे में दास वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, वो सब सुन्नी वंश था। लेकिन जो सैयद वंश था वो आपका शिया वंश था, और जो लोदी वंश आता है वो अफगान था। तो ऐसा आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। देखिए अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद जो मतलब आर्टिकल 5 से 11 जो है आपका नागरिकता से संबंधित है, ये याद रखिएगा। देख लेते इसके बारे में, और जितना भी आर्टिकल 5 से 11 है आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नागरिकता एक शब्द है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति की स्थिति को किसी राज्य के वैध नागरिक या किसी राष्ट्र के सदस्य के रूप में संदर्भित करने के लिए किया जाता है। मतलब बोलता है ना, मैं भारत का नागरिक हूँ, समझते हैं हम भारत के लोग, जैसे प्रस्तावना में भी है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद देखें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद, जिसे इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं, 5 से 11 नागरिकता के विचार को संबोधित करता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए 1955 का नागरिकता अधिनियम सारे अंग्रेजी में भारतीय नागरिकता प्राप्त करने और निर्धारित करने की प्रक्रियाओं को रेखांकित करता है, ये भी याद रखना है। उसके बाद देखिए आर्टिकल जो 5 है क्या है, जो जन्म से भारत का नागरिक हो उसको नागरिकता मिलना चाहिए। आर्टिकल 5 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 5 में कहा गया है जो जन्म से भारत का नागरिक हो, मतलब जिसका जो जन्म हो वो भारत में हुआ हो, तो उन्हें भारत का नागरिकता मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए आर्टिकल 6 क्या बोलता है, जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए हैं उन्हें ये नागरिकता का अधिकार क्या करता है, प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आर्टिकल 7 क्या बोलता है, इसमें पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों को नागरिकता के अधिकार प्रदान किए गए हैं, आर्टिकल 7 से, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था जो कि आज क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में कितने प्रतिशत पठारी क्षेत्र है। तो आपको पता रहना चाहिए भारत में 28% पठारी क्षेत्र है, 28% पठारी क्षेत्र है, ठीक है। नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ देगा, भारत के क्षेत्रफल का 43% मैदानी क्षेत्र है, 29% जो है पर्वतीय क्षेत्र है, और 28% जो है आपका पठारी क्षेत्र है। तो ये तीनों आंकड़ा आप याद कर लीजिएगा, 43% मैदानी क्षेत्र है, 29% पर्वतीय क्षेत्र है, और 28% जो भाग है वो पठारी क्षेत्र है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, रजिया सुल्तान के बाद सबसे प्रभावी शासक कौन था। तो देखिए रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी, और ये दास वंश से संबंधित थे। कौन सा, दास वंश या गुलाम वंश बोलिए, ठीक है। तो आपको पता रहना चाहिए रजिया सुल्तान जो है, रजिया सुल्तान के बाद सबसे प्रभावी शासक जो बना गयासुद्दीन बलबन बना, और गयासुद्दीन बलबन जो था आपका दास वंश बोलिए, गुलाम वंश बोलिए, या मामलुक वंश बोलिए। जब बलबन का शासन आया ना तो दास वंश या गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा गया था। तो नौमा सुल्तान बना था। वह इल्तुतमिश के पोते नासिर उद दीन महमूद का वजीर था, जिसे देखिए नासिर उद दीन महमूद को वो अपनी पुत्री से शादी भी करवाया था, आपको पता रहना चाहिए। उसकी मृत्यु के बाद ही जो बलबन है वो शासक बनता है। तो उसके बाद देखिए तुर्की मूल में जन्मे उनका जो मूल नाम था, जो बलबन का मूल नाम था वो बहाउद्दीन था। क्या था, बहाउद्दीन था। तो ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन जो है आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, इंसुलिन को कौन सा कोशिका जो है स्रावित करता है। देखिए प्रभावित नहीं, यहाँ पे क्या है, स्रावित करता है, ये याद रखिएगा, ठीक है, स्रावित करता है। तो कौन करता है स्रावित, तो आपको पता रहना चाहिए जो बीटा कोशिका जो है इंसुलिन आमतौर पर अग्नाशय के बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसका निर्माण अग्नाशय में होता है। हमारा आमाशय कार्बोहाइड्रेट को रक्त शर्करा में परिवर्तित करता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए क्या है, इंसुलिन के माध्यम से यह रक्त शर्करा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद आपको बता दें, देखिए मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स से जो प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, मेंसुरेशन हो गया, तो ये सब से क्वेश्चन जो फर्स्ट जो जुलाई में भी पूछा था, 3 जुलाई को भी पेपर में पूछा गया है, और आज भी वही मतलब सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग सही से रिविजन करके जाइएगा। उसके बाद रीजनिंग में पेपर कटिंग हो गया, पेपर फोल्डिंग हो गया, ओके समझ गए होंगे। उसके बाद वेन डायग्राम हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। उसके बाद आपका जो वेन डायग्राम, कैलेंडर, ये सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो आपका जनरल हिंदी है, जनरल हिंदी में विलोम शब्द है,
मुहावरा है, पर्यायवाची शब्द से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग पर्यायवाची शब्द देख के ही जाइएगा, ठीक है। आज का जो शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, रथ का पर्यायवाची शब्द पूछा था। तो रथ का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? विमान हो जाएगा, यान हो जाएगा, चाल हो जाएगा या परिमाण हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। आपका जो मतलब क्वेश्चन में क्या दिया, जो ऑप्शन में क्या दिया गया था, आप लोग कमेंट में लिखिएगा। और जो भी क्वेश्चन आपको याद आए तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा, नेक्स्ट शिफ्ट में आपको हम डिस्कस कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।